और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा राजस्थान में पेट्रोल चोरी करने के लिए खोदी गई सुरंग की भी है। बिहार में पाला बदलने के बाद पहली बार नीतीश कुमार का लालू यादव और तेजस्वी यादव से आमना सामना हुआ। इसकी तस्वीरें सुर्खियों में हैं क्योंकि दोनों ओर से सहज दिखने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। हालांकि पहल नीतीश कुमार ने ही की और लालू यादव को नमस्कार किया। लालू यादव ने भी नंदकिशोर यादव के स्पीकर चुने जाने पर उन्हें बधाई दी, लेकिन तेजस्वी थोड़ा जल्दी में दिखे। इन औपचारिकताओं में उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखी। नीतीश कुमार के हाथ जोड़कर किए गए अभिवादन का जवाब भी सिर हिला कर दिया। हालांकि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के अभिवादन का जवाब दिया। राजस्थान के पाली में पेट्रोल की चोरी के लिए सुरंग खोदी गई। ये खबर जिसने भी सुनी हैरान हो रहा है। ये सुरंग 100 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पुलिस की टीम ने मिलकर खुदाई की तो सुरंग देखकर हैरान रह गए। दरअसल ये सुरंग पाली जयपुर हाईवे पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइप से पास के पेट्रोल पंप तक जुड़ी थी। इस सुरंग में आधा इंच की पाइपलाइन मिली है जो मेन लाइन से वाल्व लगाकर पेट्रोल पंप तक जोड़ी गई थी। क्रूड ऑयल की चोरी अब तक कितनी हो चुकी है, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 2 जुड़वा भाई इन दोनों सुर्खियों में हैं, जिन्होंने जेईई के 23 टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। इनमें अरब देश के उन 23 छात्रों में शामिल हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में 100% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं अरब के जुड़वा भाई आरुष ने भी इस परीक्षा में 99.65% हासिल की है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां लोक कल्याण और देश की समृद्धि के लिए साधु संत अग्नि तप कर रहे हैं। यहां चल रहे माघ मेले में वसंत पंचमी से ये धुनी तपस्या शुरू हो गई है, जो अगले 4 महीने तक चलेगी। इसमें साधु संत उपले का घेरा बनाकर पूजा करते हैं और धुनी लगाकर अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान कोई भी संत महात्मा पानी नहीं पीते हैं। हमारे ऋषि मुनि परंपरा जो हमारी चली आ रही है, इसीलिए विरक्त परंपरा के महात्मा लोग तपस्या करते हैं अपने देश को सुदृढ़ और शक्ति देने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और लोक कल्याण के लिए यह कार्यक्रम होता है। ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। राजस्थान के चुरू में एक सामूहिक विवाह में जब दूल्हों की बारात निकली तो सड़कों पर करीब 1 किलोमीटर तक दूल्हे ही दूल्हे नजर आए। यहाँ अलग अलग समाज की 116 जोड़ियां विवाह बंधन में बंधी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और 116 वर वधू को आशीर्वाद दिया। सैकड़ों ऊंट, घोड़े, हाथी बैंड बाजे की धुन पर थिरकते बाराती के साथ साथ राधा कृष्ण, शिव पार्वती और हनुमान की सजीव झांकियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सावली गांव में हुई एक शादी खूब चर्चा में है, क्योंकि इस छोटे से गांव में एक तो बहू ऑस्ट्रेलिया से आई, ऊपर से शादी भी अनोखे अंदाज में हुई। बैलगाड़ी पर बारात निकली, जिस पर देसी लड़का और ऑस्ट्रेलियाई दुल्हन समेत विदेशी मेहमानों ने भी जमकर ठुमके लगाए और इस बारात को खास बनाया 9 अलग अलग देशों के विदेशी मेहमानों ने भी। इनकी शादी में नीदरलैंड, स्पेन, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, फिलीपींस जैसे देशों से दोस्त शादी में मेहमान बनकर पहुंचे थे। सावली के हेमंत आभारे और ऑस्ट्रेलिया की यूडीथ हिरमायनी की शादी मराठी रीति रिवाज से हुई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारे सेहत से जुड़ी है। ऊर्जा या ताकत के लिए इन दिनों मल्टीविटामिन खाने का चलन बढ़ गया है। सोच बन गई है कि विटामिन की गोलियां खाने से बॉडी फिट रहती है, बीमारी दूर रहती है, उम्र का असर कम दिखता है। लेकिन यह धारणा गलत है। सच्चाई ये है कि विटामिन का जरूरत से ज्यादा डोज बीमार कर सकता है। कई तरह की समस्याएं हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन या फिर मिनरल्स के डोज से नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है।
हेल्दी और फिट रहना शौक है और जुनून भी, लेकिन कई बार फितूर बन जाता है। लोग बगैर सोचे समझे मनमानी करने लगते हैं। हद तो ये है कि बगैर डॉक्टर की राय के दवाएं खाने लगते हैं। कहीं पढ़ लिया, इंटरनेट पर कुछ देख लिया, किसी दोस्त ने सलाह दे दी और आंख मूंद कर मल्टीविटामिन की गोलियां शुरू कर दी। एक धारणा बन गई है कि ऊर्जा या फुर्ती चाहिए तो विटामिन की जरूरत है और मल्टीविटामिन की गोलियां केमिस्ट शॉप पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए धड़ल्ले से खरीदी जा रही हैं, बिना सोचे समझे खाई जा रही हैं। लोग सोचते हैं कि इनसे फायदा ही होगा, नुकसान तो शर्तिया नहीं है। लेकिन ये सोच खतरनाक है। जरूरत से ज्यादा विटामिन सेहत के लिए ठीक नहीं, ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा मल्टीविटामिन खाने से हाइपरविटामिनोसिस की स्थिति बन सकती है। ऐसा तब होता है जब शरीर में असामान्य रूप से विटामिन जमा हो जाता है। अलग अलग विटामिन के अधिक होने पर अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं और उम्र कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है। यहाँ तक कि इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। हालात बिगड़े तो जान पर बन सकती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए बेहद जरूरी तो हैं, लेकिन शरीर को इनकी जरूरत उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है। महिला और पुरुषों में भी इनकी जरूरत अलग अलग हो सकती है। अगर इसका ख्याल किए बगैर मल्टीविटामिन खाएंगे तो एक दिन खुद को मुश्किल में पाएंगे। जैसे अगर शरीर में विटामिन डी जरूरत से ज्यादा हो गया तो उल्टी, डिप्रेशन, जी मिचलाना, कब्ज, मानसिक रोग, भूख नहीं लगना और भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि इंसान कोमा में जा सकता है। इसी तरह अगर किसी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूरत से ज्यादा हो गया, उसे उल्टी, पेट दर्द की समस्या हो सकती है, धुंधला दिखेगा, लीवर और त्वचा से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। विटामिन सी ज्यादा हो गया तो माइग्रेन, डायरिया और पेट में मरोड़ जैसी दिक्कत आ सकती है। ध्यान रहे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं। जहाँ तक फैट सॉल्युबल विटामिन की बात है, इनका शरीर में ज्यादा होना बेहद खतरनाक है। विटामिन ए, डी, ई की मात्रा ज्यादा होने से भ्रम और डिप्रेशन की समस्याएं होती हैं। हालात गंभीर हो सकते हैं। जो चिंता विटामिन को लेकर है वही मिनरल्स के मामले में है। मतलब ये कि अगर शरीर में जिंक ज्यादा हो तो डायरिया, सर दर्द और मितली की समस्या हो सकती है। और लंबे समय तक मैग्नीशियम वाला सप्लीमेंट लेने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। कुल जमा बात यह है कि विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाना है। हाँ, नेचुरल तरीके से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स से कोई नुकसान नहीं। सेहतमंद रहने के लिए खान पान में ताजे फल, सब्जियां, पालक, बथुआ जैसे साग, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स, दाल, साबुत अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करें। इसके बाद दवा के तौर पर मल्टीविटामिन तभी खाएं जब डॉक्टर सलाह दें। कमजोरी दूर करने या ताकत हासिल करने के लिए अपने मन से मल्टीविटामिन खाना असल में समस्या को न्योता देना है। इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी आगाह करें। सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शरीर के लिए जरूरी विटामिन कौन कौन से हैं, उन्हें खान पान से कैसे हासिल किया जाए, विस्तार से बता रही हैं डाइटिशियन रिद्धि श्रीवास्तव। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर बॉडी में एक्सेस होता है, भले ही उसके आपको इफेक्ट्स तो दिखेंगे, बट वो यूरिन से निकल भी जाता है। बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा। ये विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एक्सेट्रा। फैट सोल्यूबल विटामिन क्योंकि बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सो इससे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए और डी अगर बॉडी में बहुत एक्सेस हो जाते हैं तो आपको बोन लॉस हो सकता है, ऑर्गन्स के ऊपर कैल्शियम जम सकता है, आपको जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है, स्किन रैशेस, वीकनेस, फटीग, इम्यून सिस्टम चेंज हो सकता है। तो विटामिन्स अगर एक्सेस में हो तो इसमें काफी खतरा होता है। इनिशियल लेवल पर आपको छोटे छोटे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि टायर्डनेस, वीकनेस, थोड़ा डिजीनेस होगा, स्किन रैश होगा, इंडाइजेशन होगा। बट धीरे धीरे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है वैसे ही और डेंजर्स दिखने लगते हैं। बट
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जो नॉर्मल फूड, नेचुरल फूड से विटामिन लेते हैं तो उसमें विटामिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। इसलिए विटामिन भले ही सप्लीमेंट्स एवरी बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, बट इसे डॉक्टर एंड डाइटिशियन की राय के बाद ही कंज्यूम करें। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 228 अंक चढ़कर 72,050 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 71 अंकों की उछाल रही। निफ्टी 21,911 पर बंद हुआ। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 80 रुपए सस्ता हुआ है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,270 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के दाम में 600 रुपए की तेजी आई और अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,600 रुपए हो गई। सरकार ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी में देश का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 3.12% बढ़कर 3.06 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसी आधार पर जनवरी में इंपोर्ट करीब 30% बढ़कर 4.51 लाख करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि जनवरी 2024 में ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए का रहा। जापान की जीडीपी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2 तिमाहियों से नेगेटिव में होने की वजह से जापान अब मंदी की चपेट में है और इसी वजह से जापान की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर से अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री नील न्यूमैन के अनुसार 2023 में जापान की अर्थव्यवस्था लगभग $4.2 ट्रिलियन रही, जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था $4.5 ट्रिलियन रही है। यानी कि जर्मनी अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत 5वें नंबर पर है। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी चंदे का जो सिस्टम पिछले करीब 6 साल से चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसलिए लाई गई थी कि चंदे में पारदर्शिता आए, ब्लैक मनी का खेल बंद हो, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चंदे में पर्दादारी ठीक नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अदालत के इस फैसले से सियासत में हंगामा है। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। पर्दे में चंदा था, कुछ तो धंधा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्दे का सिस्टम ही हटा दिया, चंदा पर ही बैन लगा दिया। अब ये न होगा कि कोई गुपचुप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चुपचाप किसी पार्टी को दान कर दे। पिछले 6 साल से चुनावी चंदे की जो व्यवस्था देश में लागू थी, उसे कोर्ट ने संविधान के खिलाफ मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। आम चुनाव से चंद महीने पहले ये फैसला झटके से कम नहीं। बीजेपी बैकफुट पर तो विपक्ष गदगद है। ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है तो चुनाव है। चुनाव के लिए फंड चाहिए। फंड से काले धन का फंडा दूर करने के लिए कई वर्षों तक बहस चली, कानून बना और जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी बॉन्ड खरीद सकती थी। एसबीआई की चुनिंदा शाखा से ये बॉन्ड लिया जा सकता था और 1000 से 1 करोड़ तक का बॉन्ड पसंदीदा पार्टी को डोनेट किया जा सकता था। लेकिन इधर ये स्कीम लागू हुई, उधर मामला कोर्ट पहुंच गया। मसला ये था कि जो स्कीम चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के लिए लाई गई, उसमें पर्देदारी थी। यानी चंदा किसने दिया
कितना दिया पता नहीं चलता था। जब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो यही नुक्ता पकड़ा, साफ कहा कि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है और राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं। अदालत के फैसले के बाद सियासी पारा हाई होना था जो हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। अत्यंत ही आवश्यक था, प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी चोरी छुपे छुपे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं उनको जरूर समस्या होगी। सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सवाल है कि अब क्या होगा। कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का ब्यौरा दे, सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जाए और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करें ताकि जनता जनार्दन भी चंदा देख सके, रकम का हिसाब समझ सके। हैरत की बात नहीं कि जिन्हें पिछले 6 सालों में चंदा नहीं मिला है वो खुश है, जिन्हें जरूरत से ज्यादा मिला है वो उखड़े उखड़े से है। निश्चित रूप से एक इस चुनावी पारदर्शिता पे इसका असर पड़ेगा और जो धनबल का प्रभाव सत्ता के प्रभाव में होता है, मुझे लगता है कि उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। चंदे की बात पुरानी हुई, लेकिन जान लीजिए कि इस दौरान क्या कहानी हुई। करीब 6 साल में बॉन्ड से बीजेपी को करीब 6,500 करोड़ की फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1,000 करोड़ से कुछ ज्यादा मिला। कमोबेश इतना ही पैसा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिला। इसके बाद बीजेडी और डीएमके का नंबर है। साफ है कि इस स्कीम से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, आधे से भी ज्यादा चंदा उसके हिस्से आया। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बने मंदिर से राम भक्तों के लिए आई है एक खुशखबरी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी यूएई और कतर का दौरा करके स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने दोहा में कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और कतर के संबंधों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने कतर दौरे को दोनों देशों के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा ने भारत और कतर की दोस्ती को नई ताकत दी है। दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी बुधवार देर रात यूएई से कतर की राजधानी दोहा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। राज्यसभा चुनाव के लिए आज कई नेताओं ने नामांकन भरा। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्चा भरा। वहीं मुंबई में कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले अशोक चौहान ने सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद भी लिया। वहीं बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों में जसवंत परमार का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए पार्टी द्वारा चुने जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि उनके जैसे एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी ये सम्मान मिलेगा। उनका चुनाव जताता है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इसमें अच्छे से लोकशाही चल रही है, क्योंकि बूथ लेवल का जो मैं कार्यकर हूँ वैसे तो मुझे भी इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो चुना गया है तो इस बाबत से सिद्ध होता है।
ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू करने की वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट अगले हफ्ते इस पर फैसला सुना सकता है। राम भक्तों के लिए अयोध्या से बड़ी खुशखबरी है। अब आरती में एक बार फिर से राम भक्त शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। एक समय की आरती के लिए 20 लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस तरह दिन भर में 40 राम भक्त आरती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आवेदन की संख्या कम है और भक्तों की भीड़ सैकड़ों हजारों में हो सकती है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं कि घर में एक बच्चा भी काबिल निकल जाए तो वो पूरे परिवार में उजाला ला सकता है। कुछ इसी मिसाल को कायम कर रहे हैं अजय कुमार, जो अपनी काबिलियत के बूते अपने पूरे गांव और गांव वासियों को उज्जवल भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। सपना है साक्षरता का, सपना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, सपना है गांव के गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का। रेस्टोरेंट में खाने की थाली सजा रहे ये हैं अजय कुमार, जो असल में मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। उनका असली काम तो जहाजों को खिलौने समझकर बड़े बड़े कारनामे करने का है, लेकिन वो इन दिनों एक अलग सपने को डिजाइन करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी के नोएडा में ये रेस्टोरेंट खोला है। नाम है बिहारे बनारसी। अजय कुमार के मुताबिक यहाँ बिहार के लिट्टी चोखा और बनारस की कचौड़ी का ओरिजिनल स्वाद मिलता है, यानी शहर में गांव जैसी बात। मेरा जो जॉब है एक्चुअली 4 मंथ हम तो घर पे रहते हैं, 5 मंथ शिप पे रहते हैं, तो मैंने जॉब को छोड़ा नहीं है। वो हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और मुझे जॉब से प्यार भी है। लेकिन जो एक इमोशनली अटैचमेंट होता है हमारे गाँव से, ठीक है, ये हमारा मकसद आपको मैंने पहले ही बताया। जो मेरे गांव का स्थिति है उतना अभी भी सही नहीं है, वहाँ बहुत गरीब लोग हैं। अजय का इस रेस्टोरेंट को खोलने का एक खास मकसद है। अजय बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट में वो अपने गांव की महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं, ताकि ये महिलाएं अपनी इस सैलरी से अपने बच्चों को शहर लाकर अच्छी शिक्षा दे सकें, उन्हें अच्छे स्कूल में भेज पाएं। हमारा है कि जो गरीब लड़की, जो गरीब औरतें हैं, क्योंकि वो तो उसको पढ़ा सकते नहीं है। अब जो एजेड हो गए हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, पॉसिबल नहीं, तो उनको हम एक ऐसा स्किल देते हैं कि मान लो कि जैसे रेस्टोरेंट में, हमारे रेस्टोरेंट में मान लीजिए 50-60 आदमी काम करते हैं, तो उस चीज़ को सीख कर वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना इतना उनको सफिशिएंट मिल जाता है कि उन बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। अजय का कहना है कि उनकी इस कामयाबी और सपने में उनके परिवार का बड़ा हाथ है, जिसने उन्हें पढ़ाई के लिए शहर भेजा और आज इसका नतीजा सबके सामने है। शुरुआत भले ही हो गई है, लेकिन अभी अजय भी इंतजार कर रहे हैं उन तमाम महिलाओं से जुड़ने का कि कैसे उनको ट्रेन किया जाए और फिर शहर में लाकर उनके बच्चों को एक नए अवसर दिए जाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी HCL टेक की। कोविड महामारी के वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू करने के बाद खासतौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाकर काम कराना बड़ी चुनौती बन गया है। जानकारी के मुताबिक देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी HCL ने 14 फरवरी को अपने सभी कर्मचारियों को एक ईमेल जारी किया है। इस ईमेल में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि 19 फरवरी से सभी कर्मचारी सप्ताह में 3 दिन ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो कंपनी एक्शन लेगी और ऑफिस वाले दिन को लीव विदाउट पे माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TCS में सप्ताह में 5 दिन दफ्तर आना जरूरी है। इन्फोसिस में 1 महीने में 10 दिन दफ्तर से काम करना होता है और विप्रो कंपनी में हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना जरूरी है। HCL टेक कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी कंपनी हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम करती है, जिसमें कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन दफ्तर से काम करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को कम से कम 8 घंटे लैपटॉप पर एक्टिव रहने को कहा गया है। कंपनी का कहना है कि सीनियर मैनेजर्स और लीडरशिप टीम पहले से ही हाइब्रिड वर्क मोड को अपना चुकी है और हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस आ रही है।
रिपोर्टिंग मैनेजर से कहा गया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों का शिफ्ट शेड्यूल पोर्टल पर अपडेट रहे। वहीं कंपनी से जुड़े फ्रेशर्स या ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे लोगों के लिए हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना जरूरी है। कोविड महामारी के बाद आज जब दुनिया भर में कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के बजाय कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर जोर दे रही है, भारत में कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन दफ्तर आने को तैयार नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक 71% भारतीय पेशेवर जॉब ढूंढने के दौरान वेतन से ज्यादा काम करने में लचीलापन चाहते हैं, यानी कि अपने हिसाब से काम के घंटे चुनना, ब्रेक लेना और वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रहे हैं। कंपनियों में काम करने को लेकर हाइब्रिड वर्क मॉडल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अब वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने वाला, अच्छी बात है या फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है? मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि इंसान, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप टेक्नोलॉजीज में काम करते हो, अलग अलग लोग होते हैं, इंटरेक्शन भी बनता है। अब आप सोशली आप कितना भी रह लो, बट ये है कि अगर वर्क फ्रॉम होम ही है तो आप बाहरी चीज़ों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप उन सबसे आप रूबरू नहीं हो सकते। और मेरा ये मानना है कि अगर वर्क फ्रॉम होम अगर आपको चाहिए ही तो इतना भी मत लीजिए, इमरजेंसी केसेस हैं उसमें आप ले लो, या मंथ में 1-2 बार चलता है, बट नॉट फॉर परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। वर्क फ्रॉम होम में भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना पेंडेमिक आया था तो उसके बाद तो ये सब चीज़ें चेंज हुई वर्क फ्रॉम होम, पहले ऐसा ऑप्शन था नहीं। सो दिक्कत ये, मतलब ये चीज़ें अच्छी हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम इसलिए मिल जाए, जैसे कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई हफ्ते भर में किसी के, अब ये क्या हो रहा है, किसी कैंसर हो जा रहा है या कि घर में किसी के कोई ना कोई दिक्कत हो जा रही है, या मान लो मैं ही हूँ या फिर पेरेंट्स भी दूर हैं, सो 2 या 3 दिन आदमी को वर्क फ्रॉम होम मिलना कंपलसरी है, मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। होम सिकनेस बढ़ गई है क्या कोविड के बाद से? हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि काफी लोगों को ना आदत हैबिट हो चुकी है घर पे रहने की, ठीक है, तो वो चाहते नहीं है कि सुबह उठे सुबह उठे नहा दो या फिर डबल से इतनी दूर ऑफिस आए, फिर ट्रैवलिंग करे, तो काफी लोगों को आदत तो हो चुकी है डेफिनेटली घर होम सिक होने की। बट ऐसा नहीं है कि हर कोई घर पर ही रहना चाहता है, तो किसी की मजबूरी भी होती है कि उसे घर रहना होता है, उसे फैमिली संभालनी होती है, तो इससे अच्छा होगा कि अगर हाइब्रिड मोड रहे तो काफी बेटर होता है। मुझे तो यही लगता है कि आप जैसे ऑफिस में रहते हो, आपको आते हो 9 बजे, 9 से 6 काम करते हो, 1 घंटा लंच हो गया, 2 घंटा ऐसे ही हो गया, 4 घंटे। और आप वैसे घर में रहते हो तो आप कभी भी, इवन आपको रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे टीम मीटिंग कॉल आ जाती है तो आप अटेंड कर सकते हो। केवल यही कॉन्स है, बाकी सब प्रॉन्स का है। चलो, सुकून घर में भी नहीं है। सुकून घर में भी नहीं है भाई, घर में भी रहना सुकून में कहाँ है और ऑफिस में रहना सुकून है, देखा रहा है तो 50-50 है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन अधिकतर यूथ ये मान रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम आप भले ही कर लो, आपको आराम मिल सकता है, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, उस पर असर पड़ सकता है। अगर आप लगातार घर से ही काम कर रहे हैं तो आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम छोड़कर अपने ऑफिस आना चाहिए और ऑफिस से ही काम करना चाहिए, ताकि उनका जो प्रोफेशनल सर्कल है वो बढ़े, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी ज्यादा हो। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। एप्पल के नए आईफोन को लेकर आया बड़ा अपडेट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। एप्पल इसी साल सितंबर में अपना नया फोन आईफोन 16 लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 16 का कैमरा मॉड्यूल आईफोन 11 और आईफोन 12 की तरह होगा और कंपनी इसमें वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दे सकती है। इससे जुड़ी एक तस्वीर भी सामने आई है। माना जा रहा है कि एप्पल के इस नए फोन में आईफोन X और आईफोन 12 का मिक्स डिजाइन देखने को मिल सकता है। मोटोरोला ने अपने नया स्मार्टफोन मोटो G4 लॉन्च कर दिया है। इस नए स्मार्टफोन की कीमत 6,249 रूपए रखी गई है। इस स्मार्टफोन में रैम के 2 ऑप्शन 4 GB और 8 GB मिलेंगे, जबकि 64 GB और 128 GB के 2 स्टोरेज ऑप्शन भी मौजूद होंगे। कंपनी ने स्मार्टफोन को 4 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन मेकर कंपनी ऑनर ने अपना नया स्मार्टफोन ऑनर X9 भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि नए स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एंटी ड्रॉप डिस्प्ले मौजूद है, यानी कि फोन गिरने पर भी टूटने के चांसेस कम होंगे। इसमें 5800 mAh बैटरी दी गई है। इस डिवाइस में ग्राहकों को 256 GB स्टोरेज के साथ 16 GB तक रैम मिलेगा। हरियाणा के झज्जर में एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार है जहां मरीजों को किफायती लेकिन की हाईटेक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एम्स की एक शाखा है, लेकिन पूरी तरह कैंसर को समर्पित है।
अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों और सुख सुविधाओं से लैस भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार है। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में बना ये अस्पताल देश भर के कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। 1000 करोड़ की लागत से बना भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अब पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। आज से 5 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। लगभग इस हॉस्पिटल में 710 बेड हैं जो मरीजों के लिए मुहैया कराए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटलों में, एम्स में मरीजों को बेड लेने में मुश्किलें होती हैं। वो मुश्किल इस हॉस्पिटल में ना हो, इसलिए हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है। खास बात यह है इस कैंसर हॉस्पिटल की कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो इस हॉस्पिटल में आके एक साथ दिल्ली एम्स के साथ साथ झज्जर के हॉस्पिटल में भी मरीजों का इलाज करेंगे। पूरी तरह कैंसर को समर्पित ये अस्पताल दिल्ली एम्स की ही एक शाखा है। बड़ी बात ये भी है कि यहाँ दिल्ली एम्स के जाने माने डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। इस अस्पताल की क्षमता 710 बेड की है, यानी एक साथ करीब 700 मरीजों को यहाँ एडमिट कराया जा सकता है। टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर ब्लड सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेकर ब्लड स्टोरेज की सुविधा है। कैंसर के इलाज में सबसे उपयोगी ट्रीटमेंट होता है कीमो और रेडियोथेरेपी। इन थेरेपी के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं। कैंसर के इलाज में रेडियोलॉजी थेरेपी सबसे अहम होती है और उसके लिए NIC झज्जर में अत्याधुनिक जो है वो मशीनें लगाई गई हैं। सर ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा इस मशीन। सी दिस इज अ लीनियर एक्सीलरेटर। सो लीनियर एक्सीलरेटर में 2 टाइप का रेडिएशन आता है, एक फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों रेज के सहायता से हम जो ट्यूमर है उसको कंट्रोल करने के लिए या खत्म करने के प्रयास करते हैं। सो दैट इज द एम। सो हम IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट पेशेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 750 रुपीज ओनली। 750 जो है वो NIC झज्जर का चार्जेस है। अगर बाहर ये इलाज कराया जाए, थेरेपी ली जाए, बाहर इसका कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। कई प्राइवेट सेंटर्स में इसका कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकता है। इवन आयुष्मान भारत में भी इसका कॉस्ट करीब 1.25 लाख रुपए होता है, बट एम्स में ये कॉस्ट ओनली 750 रुपए रखा गया NCI में। झज्जर कैंसर हॉस्पिटल में एक और बड़ी सुविधा मरीजों के परिजनों के रहने खाने की है। परिजनों के लिए भी बेहद कम कीमत पर 710 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है और 2 वक्त के खाने पीने के लिए महज 140 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हॉस्पिटल की खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए 710 बेड बनाए गए हैं। साथ ही उनके साथ आए हुए परिजनों के लिए भी एक अलग से वार्ड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। यानी ये एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मरीजों के साथ आए हुए परिजन भी रुक सकते हैं और जो सरकारी दाम जो है यहाँ पे रुकने का रखा गया है, मात्र 140 रुपए में यहाँ रुका जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। प्रतिदिन का किराया 140 है। 710 बेड मरीजों के परिजनों के लिए भी इस हॉस्पिटल में बनाए गए हैं। झज्जर के इस कैंसर अस्पताल की सबसे खास बात यहाँ का किफायती इलाज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ इलाज में लाखों खर्च करने पड़ते हैं, वो यहाँ महज 750 रुपए में किया जाता है। यानी गरीबों के लिए ये अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं। एम्स झज्जर का कहना है कि 2025 तक ये अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज कर सकेगा। यानी 2025 में ये रोजाना 60,000 मरीजों को देख सकेगा और कम से कम 710 मरीजों को एडमिट कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।